और अब चलते हैं सीधे स्टूडियो और आपको दिखाते हैं कि इस छठ महापर्व पर प्रधानमंत्री मोदी की जो सूर्य के प्रति आस्था है, सूर्य उपासना है, वो किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सूर्य आराधना के महापर्व छठ की धूम है और लोक आस्था के इस माहौल में एक नाम की चर्चा खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिहार में छठ के घाट पर महिलाएं उनके नाम का छठ गीत जिस तरह गाती रही हैं, वो इस बात का इशारा है कि गुजरात में जन्म लेने वाले मोदी ने बिहार वासियों के दिल में कितने गहरे अपनी जगह बना ली है। दिल्ली में भी छठ के माहौल में बीजेपी के नेताओं की जुबान पर जो गीत है, उसमें पीएम मोदी के छठ से जुड़ाव की चर्चा है और वायरल हो रहा ये गीत बिहार तक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने का इशारा कर रहा है। वो जितना छठ को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, इसलिए छठ का भी जो छटा उनके समय में बिखर रही है वो अद्भुत है। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी सियासी बुनियाद में जिस तरह छठ महापर्व को जोड़ा, सूर्य उपासना से उन्होंने जिस तरह अपनी आस्था, अपनी राजनीति को जोड़ा, सूर्य से जुड़े धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष को जिस तरह दुनिया के नक्शे पर बड़ी पहचान देने में वो लगातार जुटे रहे, उसने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सूर्य उपासक बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के ज्योतिषी पीएम मोदी की जन्म कुंडली में जिस राजयोग के होने की चर्चा करते हैं, उसकी बुनियाद भी सूर्य ही है और ये बात भी छठ में उनकी गहरी आस्था से जुड़ती है। सवाल उठाती है कि क्या अपनी जन्म कुंडली में सूर्य के प्रबल योग को जानकर पीएम मोदी सूर्य के बड़े उपासक बन गए? क्या इसीलिए पीएम मोदी अपनी शुरुआती राजनीति से ही छठ महापर्व से लगाव दिखाते रहे हैं? जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है, ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता बेटा। मोदी साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी जुबान पर छठ महापर्व है। उसके धार्मिक नियम हैं और उससे निकला स्वच्छता का संदेश भी है, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर दुनिया के सामने आया। मोदी ने पहचाना कि कैसे छठ महापर्व की आस्था स्वच्छता की सोच से सबको गहरे जोड़ सकती है। मोदी के राजनीतिक धुर विरोधी जो चुनावी राजनीति में छठ महापर्व को भुनाने का आरोप उन पर लगा रहे हैं, दिल्ली के घाट पर छठ पूजा में उनके शामिल होने को राजनीतिक स्टंटबाजी ठहरा रहे हैं, छठ से मोदी के दशकों पुराने लगाव की तस्वीरें उन्हें चुप कराने का मादा रखती हैं और ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं तो छठ व्रतियों में छठ महापर्व को लेकर पीएम मोदी की आस्था में भी रत्ती भर सियासत नहीं दिखती। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है छठ के प्रति उनका। एक्चुअली छठ ही एक ऐसा महापर्व है जो संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण को भी संतुलित करने का उपाय सुझाता है और मोदी जी का अभियान शुरू से रहा है स्वच्छ भारत और
छठ का मुख्य मोटो ही स्वच्छता है, स्वच्छता पे टिका हुआ है। तो एक तरह से सारी जो टारगेट है, लक्ष्य जो है, एक ही दिशा की ओर जाता है, जो हमारे पर्यावरण में भी सुधार हो, सफाई सुंदरता बनी रहे और आस्था भी अपनी जगह पे है वो बना रहे। छठ बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की लोक आस्था का पर्व है। देश के उस हिस्से से दुनिया में गए लोग छठ के जरिए देश से अपना जुड़ाव महसूस करते रहते हैं। मोदी कैसे उस जुड़ाव का हिस्सा बने, कैसे सियासत में सूर्य के सबसे बड़े उपासक बने, उनकी परतें भी आगे खुलेंगी। लेकिन पहले जान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे छठ पूजा और सूर्य आराधना को धार्मिक और सांस्कृतिक दायरे से ऊपर उठाकर सामाजिक महत्व के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय विकास से जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान की सोच उनके मन में छठ की भावना ने पैदा की। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसे राज्य स्तर पर लागू किया और जब पीएम बने तो इसे भारत की तस्वीर बदल देने वाले अभियान के तौर पर लागू किया। सड़कों और नदियों के घाटों से शुरू हुई साफ सफाई का एक बड़ा अभियान भारत के लिए मील का पत्थर तब बन गया जब देश में खुले में शौच मुक्त भारत का अभियान इसके साथ जोड़ा गया। 2014 में शुरू हुए इस अभियान ने 2019 में खुले में शौच मुक्त भारत का टारगेट हासिल कर लिया। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। इस अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ महिलाओं की गरिमा को प्रतिष्ठित किया। देश की आधी आबादी की जिंदगी आसान हो गई। भारत की आधी आबादी के जीवन में यह बदलाव की वजह भी कहीं ना कहीं मोदी के छठ से गहरे तक जुड़ी वो भावना है जिसमें मानसिक स्वच्छता के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता को बड़ी अहमियत दी जाती है। पीएम मोदी के हर दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से होती है, जिसमें योग के साथ सूर्य के 12 मंत्र भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं मंत्रों से सूर्य को भारत के हिंदू हर दिन अर्घ्य देते हैं। छठ के महापर्व में भी उगते और डूबते सूरज को इन्हीं मंत्रों से अर्घ्य दिया जाता है। ये तस्वीरें कन्याकुमारी की हैं। पिछले साल मोदी वहां राजनीतिक दौरे पर थे। उस दौरान भी उन्होंने समय निकालकर वहां सूर्य उपासना की, सूर्य को अर्घ्य दिया। मोदी अपनी ऊर्जा का राज सूर्य से जोड़ते हैं, तो उसमें उनकी सूर्य उपासना की भूमिका साफ दिखती है। पीएम मोदी ने जिस तरह सूर्य नमस्कार और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी, अब सूर्य उपासना के सबसे बड़े महापर्व छठ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने में जुटे हैं। यूनेस्को की लिस्ट में छठ को शामिल कराने की तैयारी हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तब भी उन्होंने सौर ऊर्जा का महत्व को समझा और आज पूरे गुजरात में नदियों के किनारे सौर ऊर्जा के जो केंद्र बने वो अपने आप में पूरे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना। और मैं मानता हूँ कि सूर्य जिस प्रकार ऊर्जा के संचार के केंद्र हैं, वही उस ऊर्जा का जो सकारात्मक राजनीति में भी जो संचार हो सकता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उद्दोलित किया। सूर्य उपासना की नई तस्वीर मोदी ने दुनिया को दिखाई। भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर एनर्जी के उत्पादन और इस्तेमाल के लिए बड़ा अभियान छेड़ा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बुनियाद रखी। साल 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने ये बड़ी शुरुआत की। दुनिया के 121 देश आज इसके सदस्य हैं और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। सोलर एनर्जी में भारत की क्षमता 2014 से 32 गुना बढ़कर 200 मेगावाट को पार कर चुकी है। साल 2023 तक इसे 500 मेगावाट करने का लक्ष्य है। मोदी की राजनीति में सूर्य क्यों प्रबल है, तो इसका राज उनकी जन्म कुंडली में छिपा है, जो बताता है कि सूर्य की आराधना मोदी को ऐसी ताकत देती है जिसके नतीजे सियासत में हैरत अंगेज आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है। उनकी लगन में ही मंगल 84 का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है और उनके 11वें भाव के अंदर सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं।
11वें भाव में तीनों ग्रह बहुत अच्छा फल करते हैं और उनका जो सूर्य है वो केतु के साथ ग्रहण में है और पितृदोष में है और सूर्य राजनीतिक ऊंचाइयां भी देता है। अगर प्रधानमंत्री जी छठ पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है मोदी की जन्म कुंडली में सूर्य के राजयोग का राज और संभवतः यही वजह है जो उन्हें सियासत का सबसे बड़ा सूर्य उपासक बनाती है। मोदी मैजिक का एहसास उनके विरोधियों तक को कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आखिर पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन ने अपनी सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल दाग दी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय और अजेय। दुनिया ने जिसे अब तक नहीं देखा, अब तक नहीं जाना था, अब जान चुकी है। मान चुकी है कि रूस चाहे तो ब्रह्मांड से पाताल तक महा तबाही ला सकता है। बड़े बड़े शहर ही नहीं, कई देशों तक का नामो निशान मिटा सकता है और इसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा देने वाला दावा किया। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस ने अपनी बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। पुतिन ने बताया कि यह परीक्षण 21 अक्टूबर को हुआ। रूस की बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को अजेय बताया जा रहा है, यानी ऐसी मिसाइल जिसे रोकने की ताकत किसी देश के पास नहीं है, जिसकी मारक क्षमता असीमित है। रूस का यह महायोद्धा कितना घातक है, इसकी खूबियों से समझा जा सकता है। रूस का दावा है कि परीक्षण के दौरान बुरेवेस्टनिक मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और तकरीबन 15 घंटे हवा में रही। यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है, किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है और हर तरह के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी रूस चाहे तो अमेरिका से अलास्का और अंटार्कटिका से आइलैंड तक ऐसी तबाही ला सकता है जिसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों का दौरा किया, फील्ड कमांडरों से मुलाकात की, यूक्रेन पर हमले तेज करने की हिदायत दी। रूस के सैन्य अफसरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के कामयाब परीक्षण की जानकारी साझा की। खास बात यह कि पुतिन ने महाविनाश के इस हथियार को जल्द से जल्द तैनात करने को कह दिया है। ये बात दुनिया जानती है कि रूस के पास हर वो हथियार है जिससे किसी भी देश का नामो निशान मिटाया जा सकता है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें पहले से ही पुतिन के शस्त्रागार में मौजूद है। ऐसे में पुतिन ने अपना अजेय अस्त्र दुनिया को दिखाया है, जिसके बारे में थोड़ा और जानिए।
रूस की बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का कोड नेम 9730 है। इसका मतलब होता है स्टॉर्म पेट्रल, यानी तूफानी पक्षी। यह मिसाइल जमीन से लॉन्च की जाने वाली और बेहद नीची ऊंचाई पर उड़ान वाली क्रूज मिसाइल है, जो न सिर्फ सभी तरह के परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, बल्कि खुद भी न्यूक्लियर पावर्ड है। नाटो इसे SSC-X स्काईफॉल के नाम से जानता है। बुरेवेस्टनिक बाकी मिसाइलों से बिल्कुल अलग है। असल में इसमें छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है, जो इसे असीमित दूरी देता है। सामान्य मिसाइलें ईंधन खत्म होने पर रुक जाती हैं, लेकिन ये हफ्तों या महीनों तक उड़ सकती है। पुतिन ने मार्च 2018 में पहली बार बुरेवेस्टनिक मिसाइल प्रोजेक्ट का खुलासा किया था और तभी से इस मिसाइल के अजेय और असीमित रेंज होने का दावा करते रहे हैं। लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल के परीक्षण का मकसद क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन क्यों जल्द से जल्द मिसाइल की तैनाती करना चाहते हैं? क्या मिसाइल परीक्षण से अमेरिका और रूस में तल्खी और बढ़ सकती है? रूस ने बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण ऐसे वक्त किया है जब यूक्रेन में रूसी बारूद बरसना जारी है। करीब 5 साल बाद भी यूक्रेन और रूस में अमन कायम होने की हर उम्मीद धुंधली होती नजर आ रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात होनी थी, जो फिलहाल रद्द हो गई है, जिसके बाद से ही अमेरिका और रूस में अदावत और बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रूस की महाबली मिसाइल से अमेरिका तक खलबली मच गई है। रूस के मिसाइल परीक्षण को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना है, एक बार सुनिए। Russia said this week that they've tested a new missile that can go more than 8,000 miles. Is that saber-rattling for you? What is that? They know we have a nuclear submarine, the greatest in the world, right off their shores. So, I mean, it doesn't have to go 8,000 miles. And they're not playing games with us. We're not playing games with them either. We test missiles all the time, but, you know, we do have a submarine, a nuclear submarine. We don't need to go 8,000 miles, and I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. You ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what you ought to do instead of testing missiles. मिसाइल परीक्षण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर रूस पर तंज कसा। कहा कि जिस यूक्रेन युद्ध को हफ्ते भर में निपटाया जा सकता था, उसे रूस 4 साल से लड़ रहा है। लिहाजा मिसाइल परीक्षण से अमेरिका को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वैसे रूस और अमेरिका के बीच वार पलटवार का दौर सितंबर से ही शुरू हो चुका था, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बता दिया था। ट्रंप ने क्या कहा था, सुनिए जरा। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और कहा था कि रूस को यूक्रेन को हराने में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए था। तंज कसते हुए रूस को कागजी शेर बताया तो जवाब मास्को से भी आया। ट्रंप के कागजी शेर बनने पर प्रेसिडेंट पुतिन बोले कि वो सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं लड़ रहे हैं, अमेरिका से लेकर नाटो के 28 देशों से अकेला मुल्क लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ट्रंप से पूछा था कि अगर रूस कागजी शेर है तो नाटो क्या है, एक बार सुनिए। साफ है कि रूस को कागजी शेर बताने के बाद से ही पुतिन का पारा हाई था।
लिहाजा अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रूस की ताकत दिखाने में देर नहीं है। दुनिया के सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण कर क्लियर मैसेज दे दिया कि मॉस्को पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसे कागजी शेर बताया था, उस रूस की ताकत भी जान लीजिए। रूस के पास 5,500 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। फौज की बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स की इसी साल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 13 लाख सैनिकों की मजबूत सेना है। 20 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। रूस के पास 4,699 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 3,000 के करीब फाइटर जेट और बॉम्बर हैं। इसके अलावा 13,000 टैंक, 1,700 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर और 600 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। बिहार में चुनाव भी है और छठ भी। ये संयोग बिहार चुनाव में एक फैक्टर साबित हो सकता है। कैसे, ये समझने के लिए हमने सूर्य नगरी देव से आज ही एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिए। पर राजनीति और राजनीति पर धर्म का क्या असर होता है, अगर आपको ये बात समझनी है तो इस बार आपको आकर बिहार का चुनाव देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। इस समय बिहार में छठ पूजा है और इसी समय बिहार में चुनाव भी है। उस लिहाज से अगर देखें तो इस बार का चुनाव छठ वाला चुनाव है और इस बार का छठ चुनावी छठ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार छठ पूजा के आयोजन में राजनीतिक पार्टियों के छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेकर सीएम और पीएम भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। और जो दूसरी बात मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव छठ वाला चुनाव है, वो इसलिए क्योंकि इस बार बिहार में ऐसे मतदाताओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी होगी जो आमतौर पे दूसरे चुनाव के मौके पर बिहार में नहीं होते। वो कामकाज और धंधे की मजबूरी की वजह से दूसरे राज्यों में होते हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में इस तरह के मतदाताओं या यूं कहें कि प्रवासी बिहारियों की मौजूदगी इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है, ये समझने के लिए मैं आ गया हूं औरंगाबाद के देव में, जो कि एक सूर्य नगरी है। और इस समय यहाँ बिहार के अलग अलग इलाकों से लाखों की संख्या में सूर्य उपासक इकट्ठा हैं। एक बार इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार के चुनाव में ये जो प्रवासी बिहारियों की मौजूदगी है या यूं कहें कि छठ और चुनाव का एक दूसरे पर क्या असर है, ये समझेंगे। चलिए मेरे साथ। कहाँ से हैं? खुदवा से हैं सर। खुदवा से जी। औरंगाबाद में ही? औरंगाबाद में। अच्छा, तो क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया माहौल है सर। बढ़िया। हाँ। किसके पक्ष में माहौल है? हम लोग बीजेपी के आदमी हैं सर। अच्छा, बीजेपी के आदमी हैं, कार्यकर्ता नहीं है ना, वोटर हैं? वोटर है बीजेपी का हैं जी। अच्छा, तो कितने साल से वोट दे रहे हैं बीजेपी को? 19 से दे रहे हैं। हाँ, 19 से जी। तो इस बार तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई सरकार बदल दो, बदलना चाहिए कि नहीं? नहीं, अभी तो ठीक है चल रहा है सर। ठीक चल रहा है जी। जैसे कि क्या ठीक चल रहा है? ऐसे में सब कुछ ठीक है। अच्छा जी। जैसे में कि सब तो देखने की चीज है, सब साफ दिख रहा है। हाँ। हाँ। क्या क्या कुछ बताइए हम लोग को भी। बहुत रोड, बिजली, हाँ, स्कूल, हाँ, सब अच्छा है। सब चीज अच्छा है सर जी। अच्छा। और अब 3 करोड़ नौकरी जो कह रहे हैं, वो कहाँ से देंगे 3 करोड़ नौकरी? नहीं, कहाँ से देंगे 3 करोड़? अच्छा, नहीं देंगे? घर से थोड़ी देंगे। घर से नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि हम सब गणित लगा के बैठे हैं भाई। नहीं, वो नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएंगे? युवा चाहिए सर। युवा। हाँ, युवा। तो युवा कौन है? युवा तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है। अच्छा, तो चिराग अलग खेमे में है, तेजस्वी अलग खेमे में है। तो चिराग की तेजस्वी? हाँ, युवा चाहिए। अच्छा, तो तेजस्वी में कौन सी बात आपको अच्छी लग रही है? खाली युवा होना? नहीं सर, वो रोजगार के बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, हमको रोजगार चाहिए।
तो कह रहे हैं कि भाई इतना रोजगार देंगे कहाँ से? भारत सरकार तो इतना नौकरी दे ही नहीं सकती, तो वो बोल तेजस्वी कहाँ से दे देंगे? वो बोल रहे हैं कि हम रोड मैप बना के रखे हैं। अच्छा, हाँ रोड मैप है उनके पास? हाँ बोल रहे हैं तो। अच्छा, अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो 9वीं पास नहीं है वो क्या रोड मैप बनाएगा? नहीं सर, ये तो झूठ है। नहीं वो देंगे, युवा आएंगे तो देंगे, वो देंगे। हाँ। चुनाव का माहौल बम्पर तो बहुत शोरगुल नहीं दिख रहा, बड़ा चुपचाप टाइप का चुनाव चल रहा है इस बार। चूंकि अभी छठ पूजा का माहौल है, इसलिए इसमें सब रमे हुए हैं। अच्छा, लेकिन छठ के बाद माहौल गर्म होगा? माहौल तो अंदरूनी गर्म है। अंदरूनी गर्म है? तो किसके पक्ष में गर्म है? अगर औरंगाबाद जिला का अगर लिया जाए प्रॉपर, तो जो पूरा देव क्षेत्र का जो माहौल है शक्ति मिश्रा जी की तरफ। किसके पक्ष में? शक्ति मिश्रा जी आप भी मायावती के दल से खड़े हैं, बसपा से। अच्छा जी। और पूरे औरंगाबाद में, बिहार में क्या आकलन है आपका? नीतीश जी। नीतीश जी? अच्छा, यहाँ मायावती का? जी जी जी। और क्योंकि यहाँ पे अपना क्षेत्रीय लोग देख रहा है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाए, हाँ। न यहाँ पे बीजेपी के नेता कुछ कर पाए, लेकिन क्षेत्रीय जो शक्ति मिश्रा जी हैं, जो एक साधारण समाज सेवी होकर कर चुके हैं देव प्रखंड के लिए, जिला के लिए, वो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। नीतीश जी का इतना माहौल क्यों? जी करें 20 साल हो गया, बदलो भाई। सर बदलो के बात नहीं है, आप देखिए कि सत्ता में रहकर वो क्या क्या किए हैं। अच्छा, आज जो शराब पी के जगह जगह लोग जो डामाडोल रहते थे सरेआम रास्ता पे, आज कम से कम वो बंद है। अच्छा, दूसरा चीज, आज मजदूर लोग को भी दिए हैं 5-5 हजार का जो है, महिला लोग को भी 10-10 हजार का दिए हैं, तो सारे लोग, वृद्धा लोग का भी दिया, तो सारे लोग पक्ष में हैं। 125 यूनिट बिजली का है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं 3 करोड़ नौकरी, उसमें नहीं आ रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं कि सब घरे घर नौकरी दे देंगे। ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, नहीं आपको अगर विपक्ष कहता है कि हम आपको हर मंथ 2-2 हजार रुपया देंगे, तो कहते हैं कि कहाँ से देंगे, वो कहाँ से करेंगे आप बता दीजिए। तो मतलब नहीं संभव है? मान के उनके लिए कुबेर का खजाना आ जा रहा है और विपक्ष के लिए कुछ नहीं। तो वोट किसको पड़ रहा है इस बार? मोदी का ना। मोदी को? हाँ। किस मोदी को? नहीं, नीतीश। हाँ वही, नीतीश मोदी एक ही हुए। हाँ वही को। हाँ। तो नीतीश जी को क्यों पड़ रहा है इस बार वोट? नीतीश जी को जीविका में सबको पैसे दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत कुछ किए हैं, सब कुछ बहुत कुछ किए हैं। हम लोग खूब आराम से सो रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, 12 बजे रात में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लल्लू का राज जैसा नहीं है। अच्छा, डर और नहीं है? डर नहीं है, डर नहीं है। डर क्या बात के सर? ना, अब डर नहीं है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई 20 साल आपने इनको मौका दिया, हमको 5 साल दे के देखिए। हम लोग उनको मौका नहीं देंगे, हम लोग नीतीश कुमार को देंगे, मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? हाँ हाँ हाँ। तो मोदी जी में कौन सी बात अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। हमारा तो तरक्की पर गाँव चला गया। अच्छा, हाँ, जिला चला गया। आपके गांव में क्या क्या तरक्की हुई? तरक्की, रोड हुआ है, नली बना है, बहुत कुछ बना है। हाँ, स्कूल बना। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ, लाइन जल रहा है ना। फ्री में 10-10 हजार रुपया मिल गया। हाँ, आपके घर में मिला? हाँ हाँ, हमारे औरत को मिला। अरे बहुत। धर्म और आस्था विकास का इंजन भी साबित हो सकते हैं, ये बात हमने अयोध्या, काशी से लेकर कामाख्या तक देख रखी है। बिहार में भी धर्म और आस्था के तमाम केंद्र हैं जिनको धार्मिक पर्यटन के नजरिए से विकसित किए जाने की जरूरत है। सूर्य नगरी देव को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जा सकता था, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। अब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पर सूर्य नगरी देव में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए। हम लोगों से बात करते हैं जरा कि इसकी जरूरत के बारे में वो क्या सोचते हैं। आप लोग कहाँ से आए? चलिए आइए। चलिए, हम तो देव के ही निवासी। अच्छा, देव के ही निवासी। जी, अच्छा, जी, जी। तो ये कह रहे हैं कि भाई देव में जैसे काशी में इतना शानदार कॉरिडोर बन गया, गए हैं काशी कभी? हाँ गए हैं। तो ये नया मंदिर बनने के बाद गए हैं? तो बहुत भव्य बन गया है। जी, जी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई वैसा ही कॉरिडोर यहाँ देव में भी बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, इतना यहाँ कष्ट होती है कि एक बार यहाँ मनो कई गो हत्या हो गया, कुचा के मर गया इस रोड में।
मनोका कहा जाए, इसलिए जरूरी है कि इसकी चौड़ीकरण हो। तो ये काम कौन करवाएगा? ये काम तो नीतीश कुमार करवाएंगे, अभी सरकार में है तो। और अब तो चुनाव होना है, तो उसके बाद उनकी सरकार रहेगी कि नहीं? एकदम हम तो 100% उम्मीद है कि रहेगा। अच्छा, ये चलते है उनका काम बहुत अच्छा है। काम अच्छा है, बहुत अच्छा काम। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार बदल देना। उनका तो ऐसी बार बार कहते रहते हैं। अच्छा, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो खाली अलर बलर बोलते हैं, मुसलमान वोट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इनका विकास के नाम पर वोट मिलेगा, विकास अच्छा, किया है। वो तो करीब 3 करोड़ नौकरी देंगे, तब भी लोग वोट नहीं अच्छा, करेंगे। 3 करोड़ है, सम हो दे देना। अच्छा। है उनके पास बजट 3 करोड़ का। हम तो नहीं समझ रहे हैं अपने दिमाग से, आप तो खुद इसके समझदार आदमी हैं। सूर्य नगरी देव के इस घाट को जरा गौर से देखिए। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए लाखों लोग, इन सब की बस एक ही पहचान है, सूर्य उपासक की पहचान। इसमें कौन यादव है, कौन राजपूत, कौन भूमियार, कौन पंडित, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कहना मुश्किल है, क्योंकि आस्था सबको एक सूत्र में बांधती है। लेकिन विडंबना देखिए, या यूं कहिए कि राजनीति का खेल देखिए, कि यहां से निकलकर जब वे अपने अपने इलाकों में जाएंगे तो अलग अलग राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा बन जाएंगे। उस हिसाब से देखिए तो आस्था लोगों को बांधती है, जोड़ती है, और राजनीति लोगों को बांटती है। ऐसा क्यों, ये भी समझना जरूरी है। कहां से आए हैं आप? से आए हैं, पोखरी थाना। अच्छा, पोखरी थाना से। अच्छा, तो क्या चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? चुनाव का माहौल सर ये सही है, थोड़ा हम लोग का डिसमिस किए। अच्छा, ये रोड नहीं बन रहा है। रोड नहीं बन रहा है, तो वोट रोड पर पड़ेगा कि नेता के चेहरे पे पड़ेगा? और नेता के चेहरे पर तो आता है, लोग कर कर चला जाता है, लोग हम रोड बनवा देंगे। अच्छा, जीत जाएंगे तो रोड कोई नहीं है? कोई बनवाता नहीं। तो इस बार क्या सोचे हैं? आप लोग वोट बहिष्कार कर दिए हैं। वोट बहिष्कार किए हुए हैं? हाँ। अच्छा, वोट किसी को नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो तेजस्वी यादव को भी नहीं? कुछ भी नहीं दीजिएगा। रोड जब वह बनने के लिए चालू है, हाँ, तो देखिए बना रहा है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार पूरा बिहार बदल देंगे हम, अगर हमको। अरे तेजस्वी सब कुछ तो कहता ही है कि बिहार बदल देंगे। बदलता कोई नहीं है? कोई नहीं बदलता है। अच्छा, कोई आता है तो कहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब की बार रोड बनवा देंगे। लीजिए, तो रोड बनता नहीं है। हाँ, जब जीत के आता है नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाई हम गाँव रोड बनवा दिए हैं, कोई मतलब गली गली रोड बन गया, फिर भी आपका रोड नहीं बना, क्यों? ठीक है, हम लोग का थोड़ा कटपीस में पड़ जाता है। अच्छा, मतलब ज्यादा अंदर पड़ जाता है? हाँ, अंदर पड़ जाता है। हाँ। जो कटपीस में पड़ जाता है, मेन अथी पर नहीं है। हाँ। इसीलिए छट जाता है। आज देखिए वो बना कर, हाँ। पौकी दिखा कर, हाँ, पैसा निकाल लिया है लोग। अच्छा, कागज पे रोड बन गया है? हाँ, कागज पे रोड बन गया है, और जमीन पे नहीं बना? नहीं बना। क्या बात करते हैं? अभी देख लीजिएगा, नेट पर दिया होगा। अच्छा, सर पोखरी ब्लॉक का। अच्छा, देखिए ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। आओ इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आओ आओ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? नीतू कुमारी। नीतू, किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। 12th में? अच्छा, तो अभी तो वोट देने वाला एज नहीं हुआ होगा तुम्हारा? नहीं। अच्छा, तो तुम लोगों को स्कूल में सारी सुविधाएं मिल रही है? साइकिल, ड्रेस, स्कॉलरशिप? नहीं, साइकिल के लिए पैसा अभी तक नहीं आया स्कूल से। नहीं। अच्छा, तो और बाकी सुविधा सब है? सब मिल रहा है? हाँ। अरे वाह, स्कॉलरशिप मिल रहा। स्कॉलरशिप मिला? हाँ। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 10th में। 10th में? अच्छा, तो तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जो तुम्हारा स्कूल है उसमें टीचर उचर सब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में? नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये तो नीतीश सरकार और मोदी जी की कामयाबी है ना, उनका तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग वोट इस बार महिलाएं किस चीज पे वोट दें? महिलाओं को तो पैसा मिल रहा है डायरेक्ट अकाउंट में। नहीं, हमारे गांव में रोड नहीं बनेगा तब तक वोट किसको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा। अब पैसा मिला कि नहीं आपको अकाउंट में? हाँ, आया है सबको ही के पैसा। आपको आया? हाँ। अरे, तो इतना पैसा मिल रहा है फिर भी नहीं वोट दीजिएगा? तो मतलब सब गांव के एक ही है ना। अच्छा। सब गांव पूरा एक देगा। के तय किए हैं हाँ। कि वोट नहीं देंगे अगर रोड नहीं बनेगा? रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई, इस तरह की एकजुटता भी जरूरी है।
कि जब मौका मिले जनता को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आइए जरा और लोगों से बात करते हैं। जी बोलिए। क्या नाम है? अनूप कुमार। कहाँ से आए हो आप? हम भोजपुर से हैं। भोजपुर से आप भी आए हो? जी। तो क्या माहौल है भोजपुर में चुनाव का? दोनों का माहौल अच्छा ही चल रहा है। तेजस्वी और नीतीश जी दोनों का? हाँ, तेजस्वी निकलेगा। तेजस्वी निकल रहा है? जी हैं? जी। अच्छा, एक तरफा होगा। एक तरफा? साफ एक तरफा। अच्छा जी। क्यों काम किया है वो लोग बोल रहे हैं सब। तो तेजस्वी कौन काम किए हैं? अभी तो तेजस्वी ने काम करे या ना करे हम लोग उसी को देते हैं और उसी को देंगे। अच्छा, तेजस्वी को क्यों वोट करते हैं आप लोग? अपना आदमी है। अपना आदमी है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग काराकाट विधानसभा से हैं। काराकाट विधानसभा से? अच्छा, तो काराकाट में क्या माहौल, किसका माहौल? किसका का हो? अभी तो त्रिकोणीय माहौल है वहाँ पर। त्रिकोणीय है? ये तीसरा कौन है वहाँ? तीसरा है जदयू है, आरजेडी है जो माले से है। ये दोनों तो सबको पता है। और एक और जो है वहाँ पर ज्योति से भी कुछ दिखा रही है अपना। अच्छा, ज्योति सिंह? हाँ, निर्दलीय है। निर्दलीय? जी हाँ। अच्छा, पवन सिंह की पत्नी? जी हाँ। अरे वाह। अच्छा, तो ज्योति सिंह को भी वोट पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अच्छा, तो इस बार माहौल लेकिन किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है? माहौल बोलिए दे त्रिकोणीय पक्ष का अब रिजल्ट होने के बाद बताए पता चलेगा ना। बताइए। अच्छा, अभी त्रिकोणीय वहाँ पर लड़ाई है। हाँ। अभी वोट के 1-2 दिन पहले पता चलेगा किधर जा रहा है माहौल। आपका क्या मन है? हमारा क्या मन है? जनता का सब मन है जो देख रहे हैं हमने। आप भी गया से आई हैं? हाँ, गया से। अच्छा, तो आप गया में रहती हैं या कहीं बाहर? नहीं, मेरी शादी गया में हुई है। मैं ससुराल गया में। अच्छा, तो गया में मतलब मुझे लगता है कि जितना बड़ा शहर है उसके हिसाब से ठीक ठाक विकास नहीं हुआ उसका। नहीं है। हाँ? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फैसिलिटी बदल रही है। अच्छा। बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, बहुत सारे हर चीज पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज सही है यहाँ पे। और महिलाओं की सुरक्षा वो भी सही है। ठीक है। हाँ। रात में 10-11 बजे चाहे तो निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। कंपेयर में इम्प्रूवमेंट है। हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन पहले के कंपेयर में इम्प्रूवमेंट है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नोखा थाना, धर्मपुरा से। धर्मपुरा मतलब औरंगाबाद से ही? जी। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो जो अपना चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, चुनाव है, जैसा जिस तरह का यहाँ से देखेंगे व्यवस्था की बहुत बढ़िया है तो उसके मुताबिक नेता को भी चुनेंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लगता है अच्छी व्यवस्था किसकी वजह से? अच्छी व्यवस्था तो अभी अपना मुख्यमंत्री के ही सरकार बना, मुख्यमंत्री का जी का सरकार है तो उनका ना मतलब व्यवस्था है। अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश जी अच्छा ही काम करते हैं। कभी भी दोबारा आएंगे? आएंगे ही सर जी। लोग कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनको जिसको जैसा सोच है वैसा अपना सोचते हैं बारे में। हम लोग का जो सोच है अपना सोच बता रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को बदलने की जरूरत है भाई। सर जी 20 साल ठीक है, आएंगे तो अब देखा जाएगा। आएंगे तब तो बिहार बदलेंगे ना। अच्छा, अभी तो आए नहीं है ना। छठ आस्था का महापर्व तो है ही, जीवन और राजनीति का दर्शन भी इसमें छुपा हुआ है। छठ के मौके पे अस्ताचली सूर्य की भी उपासना होती है और उदयाचली सूर्य की भी। यानी कि अवसान और उत्थान एक ही सफर के दो पहलू हैं और ये बात जीवन पे भी लागू होती है और राजनीति पे भी। और दोनों ही परिस्थितियों में संभाव बनाए रखना यही छठ का पैगाम है। याद रखिए कि आज की शाम जो अस्त हुआ है, कल की सुबह वही उदित भी होगा। कैमरा पर्सन योगेश भारद्वाज के साथ रंजीत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।